प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का राज्यसभा में जवाब दिया। पीएम मोदी ने सदन में कहा कि सदन में कुछ लोगों का व्यवहार और वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये विज्ञान और तकनीक के भी विरोधी हैं, इनको देश की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल लेन देन में भारत दुनिया का लीडर बना हुआ है। साथ ही कहा कि हमने टेक्नोलॉजी को तैयार किया और पीएम गति शक्ति प्लान लेकर आए। 1600 लेयर में डेटा के जरिए विकास को गति देने का काम हो रहा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में सिर्फ घोटाले का काम किया और देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे कर दिए, जिसे अब हम भरने का काम कर रहे हैं। इस दौरान विपक्ष लगातार पीएम के विरोध में नारेबाजी करती रही, लेकिन पीएम अपनी बात सदन में रखते रहे और अंत में उन्होंने कहा कि जनता इस संसद में हो रहे कामकाज को देख रही होगी कि कैसे एक अकेला कितनों पर भारी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रपति पुतिन और एनएसए डोभाल ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इसके साथ ही दोनों के बीच भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को लागू करने की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति बनी। इसकी जानकारी रूस में भारत के दूतावास ने दी। बता दें कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से आई आपदा के बाद भारत लगातार राहत भेज रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भूकंप राहत प्रयासों के लिए बचाव कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर भारत से छठा विमान तुर्की पहुंच गया है। छठी उड़ान में भूकंप प्रभावित देशों के लिए अधिक बचाव दल, डॉग स्क्वाड और आवश्यक दवाएं हैं। वहीं भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनील ने ट्वीट कर कहा कि तुर्की और हिंदी में दोस्त शब्द कॉमन है। उन्होंने कहा कि हमारे तुर्की में एक कहावत है कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है, और आज भारत ने जो किया है उससे साबित हो गया है कि भारत तुर्की का एक बहुत अच्छा दोस्त है। बता दें कि 6 फरवरी को भीषण भूकंप के बाद तुर्की और पड़ोसी सीरिया में मरने वालों की संख्या दोनों देशों में मिलाकर 15,000 से अधिक हो गई है। कई लोग मलबे में अभी तक दबे हुए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं दोनों देशों में 6,500 बिल्डिंग्स गिरी हैं और मलबे से दबे लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है। भारत के दौरे पर आई न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नान्या महूता ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। उन दोनों की बातचीत जलवायु कार्रवाई, विशेष रूप से प्रशांत महासागर, कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में सहयोग और न्यूजीलैंड की श्रम आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित रही। जिसके बाद विदेश मंत्री नान्या महूता ने कहा, हमारे दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसके व्यापार से परे भी बहुत लाभ है। हमें इसका पूरा फायदा उठाने के लिए यह पता लगाने की आवश्यकता है कि हमारे साझा हित कहाँ मौजूद हैं। उनका देश भारत के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। साथ ही नान्या महूता ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में महाशक्तियों की होड़ में भारत को एक संतुलन बताया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2014 में देश में कुल रसोई गैस कनेक्शन 14 करोड़ थे, जो बढ़कर अब 31 करोड़ से अधिक हो गए हैं। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह भी कहा कि सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं तथा गैस कनेक्शन एवं गैस पाइपलाइन का भी विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि विपणन कंपनियों ने गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, जबकि उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। उन्हें 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष एलपीजी गैस का घरेलू उत्पादन 18% बढ़ा, लेकिन सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति 2021 से 22 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के सिलसिले में चैरियर प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश जोशी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस घोटाले में राजेश जोशी का नाम भी सामने आया है। अब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि ईडी मामले में अभी तक जोशी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने आखिरकार भारत में अपनी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू को लॉन्च कर दिया है। भारत में ब्लू टिक लेने और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस के फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल यूजर्स को 900 रुपए प्रति माह चुकाने होंगे। वहीं कंपनी ने 650 रुपए में सबसे कम कीमत वाला प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान जारी किया है। यह प्लान वेब यूजर्स के लिए है। वहीं यूजर्स के लिए सालाना प्लान को भी जारी किया गया है। ट्विटर ने ब्लू सब्सक्रिप्शन की सालाना कीमत लगभग 6,800 रुपए रखी है।
बता दें कि कंपनी ने ट्विटर ब्लू को पिछले वर्ष ही नए रूप में जारी किया था। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान समेत कुछ देशों में लॉन्च किया गया था। अमेरिकी विदेश विभाग में असिस्टेंट सेक्रेटरी केरेन डोनफ्राइड ने कहा कि अमेरिका रूस से तेल की खरीद पर भारत को मंजूरी दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का भारत पर प्रतिबंध लगाने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच के संबंध काफी अहम और मजबूत हैं। केरेन डोनफ्राइड ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध सबसे अहम हैं, जबकि दोनों देशों के नीतिगत दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर दिए गए आदेश का पालन करते हैं और क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करते हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने अफगानिस्तान में भारत, ईरान और चीन के दूतावासों पर आतंकवादी हमले शुरू करने की धमकी दी है। इसके जरिए ये आतंकी समूह तालिबान और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच संबंधों को कमजोर करने की कोशिश में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की रिपोर्ट्स में इसका खुलासा हुआ है। सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे विषय पर एक बैठक की। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुरासान ने खुद को तालिबान के लिए प्राथमिक प्रतिद्वंदी के रूप में तैनात करना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि तालिबान के लड़ाके देश को सुरक्षा प्रदान करने में असक्षम है। देश के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान नड्डा ने कहा कि 5 वर्ष पहले उनकी पार्टी ने राज्य की जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा कर दिया है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र का जनता इंतजार करती है, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहती है। उनका कहना है कि त्रिपुरा कभी नाकाबंदी और उग्रवाद के लिए जाना जाता था। राज्य अब शांति, समृद्धि और विकास के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा में 13 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं, जिसमें सेटलमेंट में अब तक 107 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। पीएम पोषण स्कीम के तहत बंगाल में स्कूली बच्चों को मिलने वाले दोपहर के भोजन में गड़बड़ी मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अब कैग यानी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक से ऑडिट कराएगा। लंबे समय से राज्य में पीएम पोषण स्कीम के अमल में गड़बड़ियों की शिकायतों के आधार पर मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। मंत्रालय ने इस बीच कैग से किए गए अनुरोध में कहा कि वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ऑडिट में पीएम पोषण के क्रियान्वयन और वित्तीय लेखा परीक्षण को भी शामिल करे। कैग को भरोसा भी दिलाया है कि जो ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी उस पर जरूरी कार्रवाई भी होगी। फीडबैक यूनिट को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार राजनीतिक विरोधियों के प्रति दुर्भावना से काम करती है, उनके दमन में विश्वास करती है और दमन के उद्देश्य से ही 1 फरवरी 2016 को केजरीवाल सरकार ने फीडबैक यूनिट यानी FBU का गठन किया, ताकि राजनीतिक विरोधियों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, उपराज्यपाल कार्यालय, मीडिया हाउस, प्रमुख व्यापारियों ही नहीं न्यायाधीशों तक पर अपनी नजर रखी जा सके। सचदेवा ने कहा कि उपराज्यपाल अविलंब इस संदर्भ में CBI को प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दे। उत्तराखंड सरकार की ओर से सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कई सोलर पावर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। अब सरकार पहली बार प्रदेश में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी सोलर पैनल प्लांट लगाने जा रहा है, जिससे अब उत्तराखंड में ही ग्रीन सोलर पैनल तैयार किए जाएंगे। यह प्लांट 12 क्षेत्र में स्थापित होगा, जिसमें 500 मेगावाट प्रति वर्ष की सोलर उत्पादन क्षमता होगी। इस वर्ष के अंत तक प्लांट में उत्पादन शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र ATS ने वर्ष 2022 सितंबर महीने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ATS की चार्जशीट के अनुसार आरोपियों के पास से कुछ डाटा मिला है, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। दाखिल चार्जशीट में बताया गया कि जब आरोपी मजहर मंसूर खान को हिरासत में लिया गया तो उसके मोबाइल से इस्लामिक स्टेट बनाने के रोड मैप की ड्राफ्ट बुकलेट नाम की 7 पन्नों की PDF फाइल मिली। इससे पता चलता है कि PFI सदस्य केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और 2047 तक शरिया कानून के साथ भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक इस्लामिक राज्य स्थापित करने की साजिश रच रहे थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शुरू हुआ है। मैच के पहले दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया।
भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविंद्रचंद अश्विन ने मैच के पहले ही दिन एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने टेस्ट करियर में 450 विकेट पूरे कर लिए। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट पूरे करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे तेज सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 450 विकेट लिए थे। अश्विन इस आंकड़े तक पहुंचने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले अनिल कुंबले ने ऐसा किया था। भारत के पूर्व कप्तान कुंबले ने 8 मार्च 2005 में 93 टेस्ट में 450 विकेट लिया था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की केंद्रीय महिला आइस हॉकी टीम ने लेह लद्दाख में आयोजित सीनियर नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप फॉर वुमेन 2023 जीत ली है। आईटीबीपी की टीम ने फाइनल में लद्दाख को 2-1 से हराया। यह पहली बार है कि आईटीबीपी की महिला खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप को जीता है। लद्दाख के आइस हॉकी रिंक में आयोजित इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश की शीर्ष टीमों ने भाग लिया। इस राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता में तेलंगाना, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, आईटीबीपी, यूटी लद्दाख और महाराष्ट्र की टीम ने अपना दमखम दिखाया। आईटीबीपी के प्रवक्ता ने कहा कि साहसिक खेलों में आईटीबीपी का अनोखा कीर्तिमान है। गगनयान मिशन की तैयारी के तहत इसरो ने विकास इंजन का पहला थ्रॉटलिंग हॉट टेस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 30 जनवरी 2023 को 43 सेकंड की अवधि के लिए लक्षित 67% थ्रस्ट लेवल थ्रॉटलिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह लॉन्च वाहनों में थ्रॉटलेबल लिक्विड इंजन बूस्टर स्टेज रिकवरी की सुविधा प्रदान करती है। 80 टी के मामूली थ्रस्ट वाला इंजन PSLV और GSLV के दूसरे चरण, GSLV के लिक्विड स्ट्रैप ऑन और LVM3 के कोल्ड लिक्विड स्टेज को शक्ति प्रदान कर रहा है। इसके अलावा विकास इंजन को बंद करने से पहले पिछले 3 सेकंड के लिए 45% तक थ्रॉटल किया गया था। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान शुरू करने की संभावना है।